आज हम बात करते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की। जब भी हम किसी एल्गोरिथम का एनालिसिस करते हैं तो हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, मींस उसका रन टाइम या फिर उसमें जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होने होते हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी जो एल्गोरिथम है, क्या वो सभी इनपुट्स पर सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसकी सेम रन टाइम होता है, ठीक है, या फिर अलग अलग इनपुट्स पर वो वेरी करता है, ठीक है, ये देखने की कोशिश करते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस देयर कैन बी वेरियस काइंड्स ऑफ एनालिसिस, ठीक है। अब लेट्स से मेरे पास एक एल्गोरिथम है जो एक एरे में लीनियरली सर्च परफॉर्म करता है, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक एरे है जिसका साइज 8 है और इसमें मुझे परफॉर्म करना है सर्च ऑन 2, देयर इज एन एलिमेंट 2 इन दिस एरे, आई नीड टू फाइंड दैट एलिमेंट, ठीक है। मैं एक सिनेरियो लेता हूं जब मेरे एरे के जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से हैं। लेट्स से 2 यहां पर है, यहां पर 1 है, 5 है, 7 है, 8 है, यहां पर 6 है, देन दिस इज 3 एंड 9, ओके। अब अगर मुझे इस एरे में लीनियर सर्च करना है, लीनियर सर्च लाइक पहले फर्स्ट इंडेक्स को फाइंड आउट करूंगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर उससे नेक्स्ट 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 लाइकवाइज, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स पे गया और मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की 2। मुझे 2 फर्स्ट इंडेक्स पे मिल गया। मुझे दैट मींस मुझे कितना कंपैरिजन करना पड़ा, 1, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा, या फिर कितने स्टेप्स या कितना रन टाइम इसका आया, आई कैन से 1 ओनली, ठीक है। एक सिनेरियो दूसरा ये हो सकता है कि जब मुझे 2 सर्च करना था बट मेरे पास जो एरे में जो एलिमेंट्स थे वो इस तरह से ऑर्डर्ड थे कि मेरे पास यहां पर 9 था और यहां पर कहीं 2 था, लेट्स से यहां पर कुछ 4 था, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें 2 सर्च करना है तो मैं पहले इस पे देखूंगा, फिर इस पे, फिर इस पे। तो मुझे कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस या कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे या कितने इंडेक्सेस को सर्च करना पड़ेगा, आई नीड टू गो फॉर ऑल द इंडेक्सेस, मींस पहले यहां फिर यहां। अगर 8 है तो 8 इंडेक्स, अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर तो मुझे n नंबर ऑफ टाइम्स, मींस अगर 1000 एलिमेंट है तो मुझे 1000 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, 1000 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दैट सिनेरियो इट विल बी n टाइम्स, ठीक है। सो इन दोनों में से बेस्ट सिनेरियो कौन सा रहा, जब मुझे केवल एक बारी पहले मुझे एरे के स्टार्टिंग में मिल गया, मुझे आगे कुछ करना ही नहीं पड़ा। दूसरा वर्स्ट सिनेरियो कौन सा रहा, जब मुझे सारे या मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस करने पड़े या मैक्सिमम टाइम जब मुझे मेरी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में लग रहा है। सो वर्स्ट केस सिनेरियो या वर्स्ट केस एनालिसिस या वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इन दैट सिनेरियो व्हेन my algorithm is taking the maximum number of या maximum time complexity या maximum time to run, ओके। और बेस्ट सिनेरियो जब मेरे पास जो एल्गोरिथम है वो सबसे कम या मिनिमम टाइम ले रहा हो एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। सो मेरे पास एल्गोरिथम के इस तरह से दिस कैन बी द वर्स्ट केस सिनेरियो, दिस इज द वर्स्ट केस एनालिसिस एंड दिस कैन बी द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है। इसी तरह से देयर कैन बी वन एवरेज केस सिनेरियो, एवरेज विल बी लाइक एवरेज ऑफ दीज टू। देयर कैन बी सिनेरियो कि माइट बी 2 जो है मेरा वो यहां कहीं हो या फिर यहां पे ना होकर के वो कहीं यहां पर हो, लेट्स से वो यहां पर है, 4 के प्लेस पर है, 2 यहां पर है, यहां 4 है, ठीक है। अब मुझे कितने सर्च करने पड़ेंगे, माइट बी 3, माइट बी 4, माइट बी अगर यहां पर 7। सो वी ऑलवेज टेक द एवरेज ऑफ दीज टू, बेस्ट एंड वर्स्ट केस, ठीक है। सो दिस कैन बी द थर्ड सिनेरियो, जब मेरे पास जो टाइम लग रहा है वो कहीं इन बिटवीन लग रहा है, बिटवीन द बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस, ठीक है। सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन दी मेरे पास क्या इनपुट्स हैं मेरे एल्गोरिथम के लिए, ठीक है। अब अगर ऑब्वियसली ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं तो किसी ना किसी फंक्शंस में रिप्रेजेंट हो रही होंगी, ठीक है। और फंक्शन किसके टर्म्स में होगा, नंबर ऑफ इनपुट्स के टर्म्स में। हमने देखा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम नंबर ऑफ इनपुट्स के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो या एवरेज केस हो। एनी हाउ है तो तीनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई भी एक्सप्रेशन है जो चाहे वो वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस्ट केस को या एवरेज केस को, किसी भी एल्गोरिथम के, ठीक है, तो मुझे उसके अपर एंड लोअर बाउंड चाहिए। अपर एंड लोअर बाउंड इन द सेंस कि मेरे पास अगर टाइम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्रेशन भी है किसी एल्गोरिथम का, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि उसमें अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लग रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कितना लग रहा है या मिनिमम नंबर ऑफ टाइम कितना लग रहा है, ये मुझे फाइंड आउट करने की नीड है। दैट एनी हाउ मैं उस सिनेरियो का, उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अपर एंड लोअर बाउंड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके लिए अपर एंड लोअर बाउंड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ठीक है। ये नोटेशंस हमें फाइंड हेल्प करती हैं टू फाइंड आउट द अपर एंड लोअर बाउंड, ठीक है, ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज और आई कैन से इन दीज 3 सिनेरियोस, ओके। अब तो ये जो मेरे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, ये बेसिकली मुझे
कंपैरिजन प्रोवाइड करवा रही है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने देखा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो हम कंपैरिजन करते हैं वो किसके टर्म्स में करते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ के टर्म्स में, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। चलें, अब एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हमारे पास तीन तरह की नोटेशन होती है, वन इज बिग ओ नोटेशन, सेकंड वन इज बिग ओमेगा एंड थर्ड वन इज थीटा नोटेशन। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं बिग ओ नोटेशंस की। अभी वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस को भूल जाते हैं, अभी सिर्फ बात करते हैं बिग ओ नोटेशन क्या कहता है, इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सो मेरे पास जो बिग ओ नोटेशन, बिग ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ओ, दिस इज लाइक कैपिटल ओ। ठीक है, बिग ओ नोटेशन मुझे पहले तो ये अपर बाउंड देता है, अपर बाउंड फाइंड आउट करता है। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है दैट देयर इज अ फंक्शन एफ एन, देन एफ एन का order of gn will be existing provided there exists a positive constant c and n node such that fn is lesser than equal to c of gn, like this one for all the values of n greater than equal to n node। that means वो क्या कहना चाहता है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो फंक्शन है ना fn, वो मेरा यहाँ पर लाई कर रहा है, जो cgn है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, fn एक फंक्शन है तो कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सिमिलरली gn विल आल्सो बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक फंक्शन होगा। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि जो अगर दिस कंडीशन इज ट्रू दैट fn is equal to order of gn, means fn is equal to order of gn, then I will be saying, देखो आप इसको ऐसे लिख लें order of gn equal to fn, या फिर fn is equal to order of gn, then in that scenario fn will be lesser than or equal to cgn, c is some constant and gn is a function। so यही, बिल्कुल यहीं से हमने इसको कॉपी किया है एग्जैक्ट। ठीक है, तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है, इससे मुझे ये समझ आ रहा है ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, दैट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस फंक्शन विल बी लेसर देन इक्वल टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि n इज लाइक इनपुट साइज, n इज द नंबर ऑफ इनपुट इन माय एल्गोरिथम। सो एक वैल्यू के बाद, n की एक वैल्यू के बाद मींस आफ्टर n नोड ऑनवर्ड्स, n नोड से पहले नहीं, n नोड ऑनवर्ड्स, जो मेरे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मेरे फंक्शन का fn का होगा, मेरे रेट ऑफ ग्रोथ gn का उसके इक्वल या उससे ग्रेटर होगा और fn का छोटा होगा, क्योंकि fn इज लोअर टू gn, fn शुड बी लेसर देन इक्वल टू दिस वन। सो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस fn विल बी लेसर देन इक्वल टू ऑफ दिस gn। ये है मैथमेटिकल टर्म। वो कहते हैं जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो n नोड के बाद की वैल्यू पे कर रहे हैं, पहले से हमें कंसर्न नहीं है। पहले से माइट बी रेट ऑफ ग्रोथ किसी का भी ऊपर नीचे हो सकता है, माइट बी fn का ज्यादा हो जाए या fn का कम हो जाए, we don't care before n node, but after n node means after a certain value of n node and it's they are talking about a larger value, they are not talking about a smaller value। ठीक है, so after larger value of n node, at the larger values of n node the rate of growth of this fn will be lesser than equal to rate of growth of cgn। ठीक है, अब इन सिंपल टर्म्स इसको देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मुझे एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन इज गिवन टू मी एज fn is equal to n square plus 1, मुझे इसके करस्पॉन्डिंग gn निकालना है, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग। fn कितना है आपका, n square plus 1, so this fn, this n square plus 1 should be lesser than or equal to some cgn। दैट मींस कि आपको एक फंक्शन चाहिए gn और एक कांस्टेंट चाहिए c, वेयर c इज अ कांस्टेंट। ठीक है, सो लेट्स से मैं इस gn को अज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से मैंने ट्रीट किया n स्क्वायर प्लस 1 में, लेट्स से मैं gn को अज्यूम कर रहा हूं दैट इज n एंड c इज 1, सो इन दिस सिनेरियो c इज 1। ठीक है, तो क्या n की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन कभी ट्रू होगी? मैं n की कुछ भी वैल्यू रख लूं, लेट्स से n की वैल्यू मैंने 10 रखी, तो क्या ये इक्वेशन ट्रू होगी? n की वैल्यू 10 है और दिस इज 10 10 100 प्लस 1 दैट इज 101, तो क्या ये ट्रू होगा? नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। n की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, दिस इज n स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रू एंड ये हमें पता भी है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस फंक्शन n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n, वो इससे छोटा नहीं होता इसका रेट ऑफ ग्रोथ, सो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन कैन नेवर बी ट्रू। चले, दैट मींस हमें n तो वर्कआउट नहीं करेगा, हमें कोई दूसरा फंक्शन लेना पड़ेगा, तो n स्क्वायर प्लस 1, दिस टाइम आई एम टेकिंग n स्क्वायर एंड आई एम टेकिंग c एज 1, c इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप n की कोई भी वैल्यू ट्रीट करें, लेट्स से आपने n को 1 अज्यूम किया, सो दिस इज इट ट्रू दिस टाइम, 1 प्लस 1 दैट इज 2, सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि और ये इनफैक्ट n की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा, क्योंकि आप यहां पर n 10 भी ले लेंगे, 100 भी ले लेंगे, लेट्स से आपने 10 लिया, n इक्वल टू 10, उस केस में ये कितना हो जाएगा 100,
बट यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 1 कर देगा, 100 प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 1 एक्स्ट्रा चल रहा है, सो ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। सो अगेन दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ c और एनी वैल्यू ऑफ n। चलें जरा नेक्स्ट, मैं इसको जरा रफ कर देता हूं। नेक्स्ट हम एक फंक्शन और लेने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं इस बार c की वैल्यू बढ़ा लेता हूं। लेट्स से मैंने इस बार लिया n स्क्वायर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू n स्क्वायर, and this time rather than n square I'm taking it as 2n square। so c कितना हो गया, c हो गया इस बार 2, इससे मैप करेंगे जरा, ये c है ये gn है, so this is c equal to 2। क्या अब ये n की किसी वैल्यू के लिए ट्रू होगा? लेट्स से n मैंने क्या assume किया 1 इनिशियली, so this will be 2 only and this will be 1 plus 1 that is 2 only, so this is true। नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू में 2 रखूंगा, so ये कितना हो जाएगा, 2 square is 4, 2 8 and this will be 2 square plus 1 is that is 5। नेक्स्ट टाइम मैं इसको क्या रखूंगा, नेक्स्ट टाइम लेट्स से मैं इसको रख लेता हूं 3 n equal to 3, so this is 3 square is 9, this is 18 and this is 3 square 9 plus that is 10। so this condition, this equation will always be true after n equal to 1 or आफ्टर n एक या एक से ज्यादा है, सभी के लिए दिस कंडीशन विल ऑलवेज बी ट्रू। सो आई कैन से जब ये कंडीशन इक्वेशन ट्रू हो गई है फॉर द वैल्यू ऑफ c एंड n, फॉर c इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 1, कैन आई राइट इट एज fn मींस n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू fn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, दिस टर्म इज रीड एज ऑर्डर ऑफ या बिग O ऑफ, ठीक है। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ gn, gn क्या रहा n स्क्वायर, दिस इज n स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आप कहते हैं कि नहीं मैं तो यहाँ 2n स्क्वायर नहीं ले रहा, मैं तो यहाँ 3n स्क्वायर ले रहा हूं, ठीक है। आप कह रहे हैं मैं तो n स्क्वायर प्लस 1 की जगह 2n स्क्वायर की जगह मैं तो 3n स्क्वायर ले रहा हूं, 3n स्क्वायर ले रहा हूं। इसके केस में कितना हो जाएगा, c कितना हो गया, 3n की वैल्यू आप 1 रखेंगे, स्टिल दिस कंडीशन विल बी ट्रू। क्यों? क्योंकि ये कितना हो गया 3 और ये कितना रहा 2। नेक्स्ट टाइम मैं n इक्वल टू 2 रखूंगा, सो दिस विल बिकम राइट हैंड साइड, 2 to 2 that is 4, 3 12 and left side will be 5 only। so this condition is again true for all the value for the c equal to 3 and n equal to 1 and greater than 1, ठीक है। और यहां हमें देखना है, और ऑब्वियसली ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो n की लार्जर वैल्यू के लिए कर रहे हैं, छोटी वैल्यू के लिए नहीं कर रहे हैं। n नोड से पहले की वैल्यू में वो उन्हें कंसर्न नहीं है, वही n जब 1 है उससे पहले की वैल्यूज में दे आर नॉट कंसर्न, बट इसके बाद दिस fn शुड बी स्मॉलर, ठीक है। इसका रेट ऑफ ग्रोथ कम होना चाहिए, fn का रेट ऑफ ग्रोथ कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। सो क्या आप ये कहेंगे n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अभी भी आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली तो c तो आपको इग्नोर ही करना है, ठीक है। सो देयर इज नो यूनिकनेस फॉर द वैल्यू ऑफ c, नो यूनिकनेस, नो यूनिकनेस फॉर द वैल्यू ऑफ c। c आपका अलग अलग आंसर में अलग अलग हो सकता है, देयर इज नो कंसर्न, और क्योंकि उसको आपको इग्नोर करना है दैट्स व्हाई द आंसर विल बी द सेम, ठीक है। वन मोर थिंग, आपका हमारा टारगेट क्या है कि ये इस इक्वेशन के इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन चाहिए हमें राइट हैंड साइड पर। सो हमें क्या करना है, n स्क्वायर प्लस 1, आप कहते हैं मैं n स्क्वायर नहीं ले रहा, मैं तो n क्यूब ले रहा हूं। यहां पर लेट्स से c कितना रहा, c रहा 1, n आप 1 लेंगे जब, सो दिस कंडीशन विल बी ट्रू, इज इट ट्रू? 1 raised to the power this one, this is not true, this is not true here। नेक्स्ट टाइम आप लेते हैं n इक्वल टू 2, this time n 2 raised to the power 3, 2 sorry yes 2 raised to the power 3 that is 8, and यहाँ पर this is 5। नेक्स्ट टाइम आप n इक्वल टू 3 लिया आपने, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, this can be like 3 raised to the power 3 that is 27, and this is 3 raised to the power 2 that is 9 plus 10 this one। so this condition will be true after n equal to 2 onwards। so I can say that this term, this n square plus 1 can be written as less than equal to order of n cube, where c equal to 1 and n not equal to 2। this is also true, ठीक है। वो कहते हैं n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बाद वो इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन n नॉट, ठीक है। सो दिस इज आल्सो ट्रू, ये हमें पता भी है कि n स्क्वायर का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो n क्यूब से कम होता है, gn से कम होना चाहिए, ये fn है, दैट इज ट्रू। सो सिमिलरली कैन आई से that n square plus 1, n square
प्लस 1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ये हमने यहाँ से फाइंड आउट किया। सिमिलरली आई कैन राइट n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n रेज़ टू द पावर 4, एंड सिमिलरली आई कैन से n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n, and likewise all the above functions, all the functions that is they are having the higher rate of growth than n square। ठीक है, तो क्या हम, बट इसमें से मोर करेक्ट आंसर कौन सा है? इसमें मोर करेक्ट आंसर ये है, देखो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं लेट्स से आपका दिस इज द रेट ऑफ ग्रोथ, दिस इज द रेट ऑफ ग्रोथ, इसमें से आपका लेट्स से fn कहीं यहां रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर हमने देखा n स्क्वायर इज हैविंग द हायर रेट ऑफ ग्रोथ, ये तो देखा हमने n स्क्वायर क्योंकि ग्रेटर साइड पे है, दिस इज ग्रेटर साइड पे, ठीक है, ये तो gn है, gn का रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा होता है, gn ही तो निकाला था हमने, ये gn ही तो है, ठीक है। सिमिलरली n स्क्वायर विल बी लाइंग समवेयर हियर, n4 समवेयर हियर, 2 रेज़ टू पावर n समवेयर हियर, तो ये जितने भी हमने निकाले हैं gn, ये सभी अपर बाउंड है ना, इस fn के ऊपर लाई कर रहे हैं, दे और ऑल द अपर बाउंड वैल्यूज फॉर द fn, बट आउट ऑफ दीज ऑल अपर बाउंड्स यू नीड टू फाइंड आउट द टाइट और द लीस्ट अपर बाउंड। टाइट means which is more close to this function fn, which one is the more close, that means out of all this which one is the least one, ठीक है, सबसे क्लोजली कौन है, that is n square, that is the n square, so that's why n square is the more correct answer, n square is the more correct answer। और ये हमने इसको more closely क्यों लिया, tightly closely क्यों लिया, because it's an asymptotic analysis। asymptotic का अगर हम मीनिंग भी फाइंड आउट करें, so mathematical meaning of this one is approaching to a value or a curve arbitrarily closed, किसी भी कर्व के क्लोजली बट उससे कभी भी नहीं मिलना, इज समथिंग लाइक एसिम्प्टोटिक, ओके, सो इसीलिए हम इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये दिस इज द सिनेरियो कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है, बट अगर आपको ये इतना हिट एंड ट्रायल नहीं करना, आपको डायरेक्टली फाइंड आउट करना है, यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट, लाइक व्हाट, आपको लेट्स से आपको कोई भी एक फंक्शन गिवन, लेट्स से यही फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी n स्क्वायर है, fn जो भी आपके पास है, लेट्स से दिस इज n स्क्वायर प्लस 1, आप इसको जो भी इसके अंदर डोमिनेटिंग टर्म है, दैट इज मींस हाईएस्ट पावर टर्म है, कौन सी है, n की पावर 2, यहाँ पर n की पावर कितनी है 0, यहाँ पर n की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, n की पावर 2, यहाँ पर n की पावर 0, सो n की पावर 2 इज द हायर टर्म, आप क्या करें, n की पावर 2 प्लस, फिर से नेक्स्ट जो भी आपका कोफिशिएंट है या जो भी टर्म लिखी हुई है आपकी, ऑब्वियसली उससे छोटी होगी क्योंकि आपने हाईएस्ट ली है, उसके प्लेस पे आप एक और n स्क्वायर लिख दें, मींस हायर टर्म्स को रिपीट करते जाएं उसके कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। सो अब ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी n स्क्वायर प्लस 1 विल बी लेसर देन इक्वल टू 2n स्क्वायर, ठीक है, एंड ये ट्रू होता है, ये हमने देखा है अभी, इसको तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। सो सिमिलरली लेट्स से सो ये डायरेक्टली आप कह सकते हैं यहाँ से n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, यही तो हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पर, ठीक है। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, एंड लेट्स से दिस टाइम आई एम हैविंग द एग्जांपल एज दिस वन इज लाइक दिस वन, लेट मी रब इट, ठीक है। अब मेरे पास एक एग्जांपल है, लेट्स से मुझे एग्जांपल गिवन है, fn is given to me as fn equal to 4n cube plus n plus 1। so इसके लिए डायरेक्टली आपको gn निकालना है, आप क्या कर सकते हैं, fn cube plus n plus 1, इसके अंदर डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, n की डोमिनेटिंग टर्म पावर कौन सी है, n क्यूब। सो आप क्या करें, इसको फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज लिखें, दैट इज 4n क्यूब, जैसे हमने यहां पर किया था, और बाकी सभी के कोफिशिएंट के साथ जो भी उनके कोफिशिएंट है, ठीक है, उसके साथ आप इस डोमिनेटिंग टर्म को मल्टीप्लाई कर दें या उसके साथ लिख दें, दैट इज यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है n का 1, सो 1n क्यूब, नेक्स्ट यहाँ पर से कोफिशिएंट कितना है 1 मींस 1n क्यूब, सो दिस विल बी 6n क्यूब, सो दिस इज 4n क्यूब प्लस n प्लस 1, ठीक है। सो आप इसको सॉरी ये लेसर देन आएगा क्यों, बिकॉज दिस इज एन fn एंड दिस विल बी स्मॉलर टू दिस वन ऑलवेज। आप इसको चेक कर लें, यहाँ पर c कितना रहा, यहाँ पर c 6, यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, सो विल इट बी ट्रू, n की वैल्यू आपने 1 रखी, दिस इज 6, दिस इज 4 अगेन 6, यस। नेक्स्ट टाइम आप n की वैल्यू 2 रख रहे हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 × 3 is 8, 8 6 48, यहाँ पर दिस इज 2 raised to the power 3, दैट इज 8 4 32 प्लस 2 34 प्लस 35,
this is true, this is true. That means directly you can say yes, this 4n cube या fn equal to order of c तो हमें इग्नोर करना है, नेक्स्ट gn क्या रहा, n क्यूब, so this is the n क्यूब। डायरेक्टली यू कैन राइट इन एग्जाम्स, आपको हिडन ट्रायल करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे बेसिकली क्या बता रहा है, वो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन है ना मेरा यार 4n क्यूब प्लस 1, इसका अपर बाउंड n क्यूब है, n क्यूब है, ठीक है। सो ये बेसिकली जो हमने बिगो नोटेशन निकाली है, ये बिगो नोटेशन मुझे बेसिकली वर्स्ट केस एनालिसिस में इनफैक्ट वो तीनों में ही मुझे उसके अपर बाउंड बताती है, ठीक है, तीनों ही टाइम कॉम्प्लेक्स चीज में। जैसे कि लेट्स से मैं कहता हूं, मुझे अगर कोई कहता है कि मेरे पास क्विक शॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, मींस यहां पर मेरे पास क्विक शॉर्ट के वर्स्ट केस में जो नंबर ऑफ टाइम्स जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो n स्क्वायर है, मींस ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, मींस इट माइट बी cn स्क्वायर रहा होगा कुछ, c माइट बी सम कांस्टेंट है, माइट बी 1 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज 5n स्क्वायर, और ये कौन से केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्स्ट केस की। ये केस लिया, आप चाहें तो यहां बेस्ट केस ले लें, ठीक है। वर्स्ट केस में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लग रहे हैं, वो आपके ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, या उन इस नंबर ऑफ स्टेप्स का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो n स्क्वायर ही है। एंड सिमिलर इज द केस ऑफ लाइक बेस्ट केस एंड द एवरेज केस फॉर द बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन एक्सप्लेन्स बिगो नोटेशन दैट it takes maximum number of steps because it talks about the upper bound, ठीक है। सो किसी भी नोटेशन का, सॉरी किसी भी एनालिसिस का, if we want to go for the upper bound, we want to find out the upper bound, how many maximum number of steps will be there। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि क्विक शॉर्ट के वर्स्ट केस में भी, उसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो सकते हैं, सो उनका रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। सो this is what about this बिगो नोटेशन। यूजुअली एग्जाम्स में केवल इतना डिटेल में नहीं आता, they will give you some function and they will ask you that what will be the order of this one, order of this one, like this one। let's say मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, let's say इसके लिए एक शॉर्टकट भी है। देखो यहाँ पर हमारे पास n स्क्वायर डोमिनेटिंग टर्म थी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आया। यहाँ पर हमारे पास n क्यूब डोमिनेटिंग टर्म थी, n क्यूब आया। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास एक एग्जांपल है, दिस इज fn इक्वल टू, let's say this is 2 raised to the power n plus 1। इन सभी में, इन तीनों टर्म्स में से सबसे हायर रेट ऑफ ग्रोथ किसका, या कौन सी डोमिनेटिंग टर्म है पूरे एक्सप्रेशन में, डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है जो पूरे एक्सप्रेशन को लीड कर रही है, बाकियों से इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ इसका बहुत कम है, इसका सबसे कम है, इसका सबसे ज्यादा इन तीनों में से। सो डायरेक्टली यू कैन राइट दैट दिस रेट ऑफ ग्रोथ विल बी ऑर्डर ऑफ 2 raised to the power n लाइक दिस वन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं आपको एक्सप्रेशन गिवन है, लेट्स से fn इज गिवन टू यू as n raised to the power 5 plus n raised to the power 4 plus n raised to the power 3 plus n raised to the power 2 plus let's say यहाँ पर 2 ले लो, 2n square, या let's say यहाँ पर this is 5n4 and this is like I can say 1000n plus 1। अगर इसका भी आपको ऑर्डर ऑफ n निकालना है, so fn will be what will be the dominating term। इन सभी में से हाईएस्ट डिग्री किसकी है, किसकी n की है, 5। so आप डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ n5 लिख सकते हैं, there is no issue in it। ये डोमिनेटिंग टर्म जो होगी हमेशा मेरे किसी भी फंक्शन में, that will be represented as order of this one। वो क्या करेगा, क्योंकि ये हमारे पास जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस है, they apply the analysis of running time by ignoring the constant factors and small input sizes। that means वो हमेशा डोमिनेटिंग टर्म्स को ही, जो लार्जर इनपुट टर्म्स हैं उसी को कंसीडर करते हैं, रेस्ट को जिसका रेट ऑफ ग्रोथ सबसे ज्यादा है उसी को कंसीडर करते हैं, बाकियों को वो इग्नोर कर देते हैं। सो कोई भी फंक्शन है उसमें जो भी डोमिनेटिंग टर्म है, डायरेक्टली यू कैन राइट एज ऑर्डर ऑफ दैट। ओके, वेल वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।